नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है समाज शास्त्र, और समाज शास्त्र में 2024 के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के हल हम लोगों को करना है। तो जो पूरी तरह से एनसीईआरटी द्वारा पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री पर आधारित है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। यह समाजशास्त्र आपका जो कक्षा 12 में आपके सिलेबस के अंतर्गत है, इसे हम लोग हल करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को हम लोग देखें। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रामीण नगरी शहर की अवधारणा क्या है। मतलब ग्रामीण नगरी शहर की अवधारणा, विचार क्या है। अब यह विचार पूर्ण रूप से ग्रामीण है या पूर्ण रूप से नगरी, नगरी का अर्थ यहाँ शहरी से है। यह जो बताया गया है ग्रामीण नगरी शहर की अवधारणा, यह ग्रामीण और नगरों से मिलकर है या पूरी तरह से ग्रामीण है या पूरी तरह से नगरीता है। फिर प्रश्न कह रहा ग्राम्यता एवं नगरीता का सम्मिश्रण है। यह ग्रामीण नगरी शहर की जो अवधारणा है, या फिर प्रश्न है कि इनमें से कोई नहीं। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो ग्रामीण एवं नगरी शहर की अवधारणा है वह ग्राम एवं नगरीता का सम्मिश्रण है। ग्राम एवं नगरीता का क्या है, सम्मिश्रण है, मिला जुला है। गांव से शहर की तरफ बढ़ा जा रहा है। धीरे धीरे गांव से लोग शहर, फिर मार्केट बना, मार्केट से वो धीरे धीरे नगरीय क्षेत्रों में विस्तार होता जा रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है, ग्राम्यता एवं नगरीयता का मिला जुला है। सम्मिश्रण का अर्थ है मिला जुला होना। दूसरा प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया। दूसरे प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि जनसंख्या का जो अनवरत वृद्धि हो रहा है, इस वृद्धि का सबसे पहले यहाँ किसने इसका सिद्धांत दिया। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो विकल्प में दिए गए हैं सोरोकिन, माल्थस, वेबर, टानीज। तो जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, माल्थस के द्वारा जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया गया है। जनसंख्या की वृद्धि का जो सिद्धांत दिया गया है वह माल्थस के द्वारा दिया गया है। एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो। जहां एडम स्मिथ में धन निष्कासन का दिया, वहीं माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि पर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है। 2011 की जो जनगणना दी गई है, इस जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जो जनसंख्या है, इस नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है कितना, उसका हमें प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत है। 2000 आधार क्या है, 2011 की जनगणना के आधार पर। तो 20.70% नहीं, 31.20%, यही है 31.20% भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। 33.76, 28.28, ये तीनों विकल्प आपके क्या हैं, गलत हैं। यह सिद्धांत किसके द्वारा है, यह जो दिया गया है जनगणना, वह है नगरीय जनसंख्या जो है वह 31.20 है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर।
डेमोग्राफी शब्द किसने दिया? प्रश्न है कि डेमोग्राफी का जो शब्द आया है, यह शब्द किसके द्वारा दिया गया है? जॉन ग्रांट द्वारा, गुई लर्ड द्वारा। तो यह जो डेमोग्राफी शब्द दिया गया है वह गुई लर्ड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? गुई लर्ड। बाकी जो विकल्प हैं वह आपके गलत हैं। तो डेमोग्राफी शब्द गुई लर्ड के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न आप देखें, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। यहां यह पूछ रहा कि पुस्तक के लेखक कौन हैं? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन हैं? तो एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक माल्थस हैं। यह किसकी किताब है? माल्थस पर। यहाँ आप देखिए जनसंख्या वृद्धि पर इनकी यह किताब भी है। यह याद रखिएगा, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यह इनकी महत्वपूर्ण किताब है। अगला बढ़ा जाए, अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थन है। अनुकूलन जनसंख्या के सिद्धांत के, देखिए ये भी ध्यान दिया करिए कि जनसंख्या पर देखिए यहाँ क्वेश्चन, फिर यहाँ क्वेश्चन, उसी टॉपिक से देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन दिया जा रहा है। अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक हैं। उत्तर है डाल्टन, चार्ल्स कूले, माल्थस, वेबर। माल्थस जो हैं जनसंख्या वृत्त के हैं, तो अनुकूलन जनसंख्या के सिद्धांत के जो समर्थक हैं वे डाल्टन हैं। कौन है? अनुकूलन जनसंख्या के सिद्धांत के समर्थक डाल्टन हैं। और डेमोग्राफी शब्द कौन के द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा, गुई लर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न देखा जाए, भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में पहली बार मजदूर संघ की स्थापना कब हो रही है? यहाँ आपके विकल्प दिया गया है, मार्च 1917, अप्रैल 1918, मई 1919, जून 1920। तो मजदूर संघ की सर्वप्रथम जो स्थापना हो रही है, सर्वप्रथम जो मजदूर संघ की स्थापना हुई है वह 1918 में। बाद में आपका हाँ और भी अच्छे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में। संस्थापक भी पूछे जा सकते हैं, कौन थे पहले? तो इन प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो मेरा सलूशन है सिर्फ 2024 में पूछे गए प्रश्नों के हल पर हमें चर्चा करनी है, लेकिन यहाँ से जो पेपर में और भी आते रहते हैं उन पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा हमें बता देना है कि इस पर आप थोड़ी सी और भी ध्यान रखिएगा। यह तो 2024 की ही है। यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का प्रकार है? मूल परिवार, दूसरा विकल्प है संयुक्त परिवार, तीसरा विकल्प है अ और ब, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का प्रकार है? तो परिवार के प्रकार में आता है मूल परिवार, संयुक्त परिवार, दोनों आते हैं। और दोनों आने की वजह से यहाँ उत्तर जो दिया गया स और ब, कौन सा दिया गया है? स और ब। कहने का मतलब यहाँ दोनों ही उत्तर आपके सही हैं, स और ब।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समाज की विशेषता नहीं है। जनजाति समाज जो हमारे समाज में थोड़ा सा अलग ढंग से उनका रहन सहन, उनके क्रियाकलाप बिल्कुल अलग ढंग से जनजाति रूप में हैं, पिछड़े हुए हैं। अनुसूचित जातियां, जनजातियों का दो जिक्र किया जाता है, जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, निम्न स्तर पर जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सी जनजाति समाज की विशेषता नहीं है। तो जनजाति समाज की विशेषता इसमें कौन सी नहीं हो सकती? सामान्य भाषा, निर्धनता, एक सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो जनजाति समाज की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न होगा कि जनजाति समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो विशेषता होती है वह इनमें, इस समाज में नहीं है। तो कौन सी जनजाति समाज की विशेषता नहीं है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आइए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पर। तो इन प्रश्नों को हम लोगों ने एक बार देख लिया कि 2024 में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे गएंगे। अब संभावनाओं पर जिस टॉपिक से जैसे प्रश्न ज़्यादा पूछ रहे हैं, कहाँ से कम पूछ रहे हैं, इन पर आप नज़र रखते हुए अपने आगे की तैयारी को ध्यान में रखिएगा और सारे प्रश्न आपके राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के अंतर्गत मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समाज की प्रमुख विशेषता है? यहाँ आपको बताना है कि जनजाति समाज की कौन सी प्रमुख एक विशेषता है। उसकी सबसे प्रमुख विशेषता जनजाति समाज की क्या है? तो यहाँ आप देखें विकल्प क्या दिया गया है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, सामान्य भाषा। तो जनजातियों की लगभग एक प्रमुख विशेषता उनकी सामान्य भाषा। जनजातियों की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत क्या आएगा? न तो विज्ञान है, न तकनीक, न शिक्षा, बल्कि उनकी क्या है? सामान्य भाषा। दूसरा है कि जाति क्या है? एक संस्था है, एक समूह है। जाति, यहां प्रश्न पूछ रहा है कि जाति क्या है? एक संस्था है, एक समूह है, एक समिति है, या उपर्युक्त में सभी हैं। तो जाति को आप कहाँ रखते हो? यहाँ पर जाति एक संस्था के रूप। अगला लिखिए, जानिएगा, जाति एक बंद वर्ग है। अगला प्रश्न क्या है कि जाति एक बंद वर्ग है। तो जाति को एक बंद वर्ग किसने माना है? यह एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? यह शब्द किसके द्वारा कहा गया है? विकल्प आपका है कि मजूमदार एवं मदान, हॉर्फर्ड रिजले, जीएस घुरिये, अगस्त कांटे। तो जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा? तो इसका उत्तर आपका होगा मजूमदार एवं मदान ने। जाति एक बंद वर्ग है, इसे कहा है मजूमदार एवं मदान ने। निम्न में से बाजार के आवश्यक तत्व कौन से हैं? यहां प्रश्न पूछ रहा है कि भाई बाजार के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं? एक बाजार के आवश्यक तत्व क्या हैं?
उसके एलिमेंट्स हैं कौन कौन से। तो एक बाजार में क्रेता रहता है, खरीदने वाला, तभी बाजार होगा, और दूसरा विक्रेता रहता है। तो क्रेता और विक्रेता का किसी भी बाजार में होना मस्ट है। क्रेता और विक्रेता का बाजार में होना क्या है, आवश्यक है। तो कहने का मतलब बाजार के आवश्यक तत्वों में अगर कहा जाए तो क्रेता और विक्रेता रहते हैं। और जब क्रेता और विक्रेता रहते हैं, दूसरा विकल्प दिया वस्तु एवं सेवा, और एक बाजार के अंतर वस्तु और सेवाएं भी रहेंगी। ये भी बाजार के आवश्यक तत्व के अंतर्गत है कि वस्तुएं और सेवाएं भी रहेंगी, यह भी बाजार का आवश्यक तत्व है। प्रतियोगिता, वस्तुओं और सेवाओं के बेचने लेने देने एक प्रतियोगिता लगी रहती, होड़ लगा रहता है। तो यहां प्रश्न कर रहा है कि बाजार के आवश्यक तत्व क्या हैं, कौन से हैं। तो यहां विकल्प आपका होगा सभी। सभी जो हैं बाजार के क्या हैं, आवश्यक तत्व हैं। बाजार के आवश्यक क्या हैं, तत्व हैं। अगला प्रश्न है कि बाजार क्या है। बाजार क्या है। अगला जो प्रश्न है कि बाजार को आप कहां रखते हो, एक संस्था के रूप में मानते हो, एक समुदाय के रूप, एक समिति के रूप में, या एक समूह के रूप में। किस रूप में इसे जाना जाता है, बाजार क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, बाजार एक संस्था है। बाजार क्या है, एक संस्था। न तो यह समुदाय है बाजार, न समिति है, न ही समूह, बल्कि बाजार एक संस्था है। बाजार क्या है, संस्था। अगला प्रश्न है अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है। अदृश्य हाथ, अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध, इसका अर्थ क्या है। कमाई कोई, और उस कमाई का जितना परिश्रम करता है, कोई कमा रहा है, उतना न पा करके बल्कि लाभ किसी और के द्वारा लिया जा रहा है। काम हम 12 घंटे का कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी हमको 8 घंटे मिल रही है। यही है अदृश्य, कि जितना श्रम किया जा रहा, श्रम का न मूल्य हमको पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है। तो यहां पर पूछा जा रहा कि यह अवधारणा का संबंध किससे है। इस अवधारणा का संबंध वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ का है। यह किसका है, अदृश्य हाथ की जो अवधारणा की बात कही गई है, इसका जो संबंध है न तो आर के ब्राउन से है, न मार्शल से है, न स्पेंसर से है, बल्कि स्मिथ से है। किससे है, स्मिथ से, एडम स्मिथ से है। अदृश्य हाथ की अवधारणा उन्हीं का है। अगला प्रश्न है उपनिवेशवाद का संबंध है। यहां इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। उपनिवेशवाद का जो संबंध है वह पूंजीवाद से है, कि साम्राज्यवाद से है, कि समाजवाद से है, कि साम्यवाद से। उपनिवेशवाद। अब उपनिवेशवाद का अगर संबंध पर हम बात करें तो पूंजीवाद है आया, और पूंजीवाद में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति होने के बाद देश अपने उद्योगों को लेकर के, अपनी वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहर भी निकले हैं। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो उपनिवेशवाद का डायरेक्ट संबंध साम्राज्यवाद से है। किससे है, साम्राज्यवाद से। पूंजीवाद से भी होता है, पूंजीपतियों से भी है, लेकिन यहां का प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा कि उपनिवेशवाद का जो संबंध है वह साम्राज्यवाद से है।
अगला प्रश्न है, हमारे समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हमारे इस समाज में लैंगिक विषमता, लैंगिक विषमता का मतलब है स्त्री और पुरुषों में जो भेदभाव दिखाई दे रहा है वह उनका भेदभाव का मूल कारण उनकी लैंगिकता है। तो समाज में जो ये विषमता पनप रही है, विषमता दिखाई दे रही है इसके बीच, स्त्री और पुरुषों के बीच, उसका मूल कारण है लैंगिकता, स्त्री होना और पुरुष। तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव किस पे पड़ रहा है? लैंगिक विषमता के द्वारा प्रतिकूल, एक महिला होने के नाते भेदभाव का जो भारत पुरुष प्रधान समाज के अंतर्गत किए जा रहे हैं, पितृसत्तात्मक के खिलाफ आज आवाज उठ रही है और आवाज नारीवादियों के द्वारा लाया जा रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो लैंगिकता को में विषमता से जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वह स्त्रियों पर। किसके ऊपर पड़ रहा है? स्त्रियों पर सबसे ज्यादा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चलिए आगे के प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? और ये भी ध्यान दीजिएगा, इसके संस्थापक भी आप पूछे जा सकते हैं। अगर आर्य समाज से प्रश्न उठ रहा है तो आर्य समाज, उनकी किताब भी पूछा जा सकता है कि इस समाज की स्थापना करने वाले की प्रमुख पुस्तक तो दयानंद सरस्वती की, इनकी प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। तो यहाँ आप यह ध्यान दीजिएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1873 नहीं। आर्य समाज की जो स्थापना है कब हुई? 1873 नहीं, 1874 में भी नहीं। इनकी स्थापना होती है 1875 में। और इनके संस्थापक में आप ध्यान दीजिएगा, इनके जो संस्थापक थे वह दयानंद सरस्वती। इनके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इनके संस्थापकों में दयानंद, जिन्होंने किताब लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, इनकी किताबें थी। तो इन प्रश्न के साथ ये भी पूछे जा सकते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? देखिए तुरंत उस प्रश्न को ले रहा है कि आर्य समाज की जो स्थापना हुई वह किसने किया। तो अभी अभी हम आपको बताए कि आर्य समाज की जो स्थापना की गई है वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की जो स्थापना हुई हो किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के ने इसकी स्थापना की थी। अब यहां का प्रश्न देखिएगा, राजा राम मोहन राय थे, विचारक थे, एक राजनीतिक थे, एक देश प्रेमी थे, पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, और विकल्प में क्या थे? अब हमें विकल्प में देखना है। एक वैज्ञानिक थे? नहीं, राजा राम मोहन राय वैज्ञानिक नहीं थे। एक लेखक? नहीं। अर्थशास्त्री भी नहीं थे। बल्कि सही बात है कि राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज की स्थापना 28 में की, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और ब्रह्म समाज की स्थापना करके इनका नाम जो है जिस रूप में जाने जाते हैं, एक समाज सुधारक थे। प्रश्न के आधार पर राजा राम मोहन राय क्या थे? समाज
सुधारक थे और इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। यह प्रश्न आपका यहां से रहा। अगला प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण। ध्यान से देखिएगा, सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या है? सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या है? अब सामाजिक स्तर का लेयर में बटा हो समाज, लेयर के अंतर्गत ऊंच नीच बड़े में, यह लेयर की बात कर रहा है। जो सामाजिक स्तरीकरण का मतलब क्या है? यह सामाजिक स्तरीकरण की बात जो कर रहा है, समाज के अंतर्गत स्तर दिखाई दे रहा है, स्टेटस स्तर की बात कर रहा है। उसमें कह रहा है सामाजिक समानता है, सामाजिक असमानता है, सामाजिक न्याय है, सामाजिक अन्याय है। स्तरीकरण में क्या है? समाज में जो स्तरीकरण की बात की जा रही है वो आप पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। यह स्तरीकरण सामाजिक असमानता की है। इसकी है सामाजिक असमानता। सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य है सामाजिक असमानता। धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर जो भेदभाव, असमानता है, सामाजिक रूप से असमानता, यह सामाजिक असमानता है। सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या है? सामाजिक असमानता। पढ़े अगला देखा जाए। अगला प्रश्न है वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ एक अधिश्रेणी संरचना को अधिक्रमित करती है कहलाती है। ऐसा समझे प्रश्न। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ, लोगों के वर्गीकरण के साथ एक अधिश्रेणी संरचना के रूप में अधिक्रमित करती है, बढ़ाती घटाती है, अधिक्रमित करती है, कहलाती है सामाजिक असहिष्णुता, सामाजिक विवरण, सामाजिक विभेदीकरण या सामाजिक स्तरीकरण। तो वह न तो सामाजिक असहिष्णुता को दिखा रही है, न सामाजिक विवरण को बता रही है, बल्कि न सामाजिक विभेदीकरण है, बल्कि सामाजिक स्तरीकरण है। जो समाज में भेदभाव हो रहे हैं उसके आधार पर समाज का विभाजन कर रहे। तो यहां पर एक ऐसे समाज के विषय में कहा वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ साथ एक अधिश्रेणी संरचना को अधिक्रमित करती है कहलाती है। यह प्रश्न हो गया। अगला देखा जाए। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूहों के बारे में जो उनके पूर्व कल्पित विचार हैं या व्यवहार होते हैं वह पूर्वाग्रह होते हैं। क्या होते हैं? पूर्वाग्रह होते हैं। न कि वह रूढ़वादिता है, न अंधविश्वास, बल्कि वह क्या है? पूर्वाग्रह है। इस प्रकार के हैं पूर्वाग्रह। अगला क्वेश्चन देखा जाए। हु वेयर शूद्राज के कौन लिखा है? अर्थात हु वेयर शूद्राज के लेखक कौन हैं? लेखकों के नाम दिए गए हैं। एम.के. गांधी। तो हु वेयर शूद्राज के लेखक एम.के. गांधी नहीं, इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ज्योतिबा फूले भी नहीं है,
इनमें से कोई नहीं। तो हु वेयर शुद्राज के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यह क्वेश्चन आपका रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की एक प्रमुख बाधा है? भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कौन ऐसी है जो एक प्रमुख बाधा लगती है या बाधा दिखाई देती है? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या भारत के सामने सबसे बड़ी बाधा थी? और ये भी ध्यान दीजिएगा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद इसका राष्ट्रीयकरण अखंड भारत के रूप में बांधना एक चुनौती भी बनी, एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने था। तो इसके राष्ट्रीयकरण में जो बाधा है वह सबसे प्रमुख बाधाएं क्या हैं? तो अगर हम कहें कि देश के राष्ट्रीयकरण की सबसे बड़ी बाधा है तो वह है जातिवाद। वह क्या है? जातिवाद। भारत का समाज जातियों में जिस ढंग से विभाजित है, यहां तक विभाजन है कि जातियों के नाम पर वोट चल रहे हैं, जातियों के नाम पर राजनीति प्रवेश कर गई है, जात को आधार बनकर चुनाव लड़े जा रहे हैं और जातिता को संरक्षण देकर अपने पक्ष में किए जा रहे हैं। तो जातिवाद किसी भी देश की राष्ट्रीयकरण में एक प्रमुख बाधा, बहुत बड़ी बाधा है। जहां जातिवाद समाज में, भारत जैसे समाज में विद्यमान है, वहीं क्षेत्रवाद, हमारी लड़ाइयां क्षेत्र को लेकर के हो जाती हैं। हम इस क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र के। यह विभाजन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शुभ संकेत नहीं माने जा सकते। संप्रदायवाद, भारत जैसा देश अनेक धर्मावलंबी हैं, अनेक धर्मों के देश हैं, अनेक धर्मों के देश के नाते उन्हें संरक्षण सुविधाएं संविधान के अंतर्गत प्राप्त है, लेकिन संप्रदायवाद भारत के राष्ट्रीयकरण में वास्तव में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो यहां पर अगर विकल्प को देखा जाए तो भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की जो बाधाएं दिखाई दे रही हैं वह सभी हैं। तो यहां का जो विकल्प होगा उपर्युक्त सभी, यहां का जो विकल्प होगा वो कौन सा है? उपर्युक्त सभी। आइए आगे देखें। भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से कौन है? भारत का जो कल्चर है, जो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, इनमें निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत की संस्कृति का जो आधार था, एकल परिवार नहीं था, संयुक्त परिवार था। एक लंबे लंबे परिवार रहा करते थे और उस परिवार को बांधना एक मालिक की जिम्मेदारी होती थी। तभी तो भारत की संस्कृति की, भारत की सामाजिक व्यवस्था में कहा जाता था, एक खाते 100, एक कमाने 100 खाने वालों की परंपराएं थी। तो भारत की संस्कृति का जो प्रमुख आधार था संयुक्त परिवार था। एकल परिवार नहीं बल्कि कैसा था? संयुक्त परिवार था। तो भारत की संस्कृति का एक आधार था संयुक्त। और इस भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था, चाहे मन चाहे कौटिल्य विचारकों में आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था यहाँ की संस्कृति का आधार था। वर्णों के आधार पर समाज को बांधा गया था, एक दूसरे से जुड़ते थे और प्रत्येक वर्ण के लोग किसी भी सुख और दुखों में शरीक भी होने की प्रक्रिया थी।
चाहे सुख हो, चाहे वैवाहिक हो, चाहे दुख की अवस्था में है, प्रत्येक वर्ण अपने अपने उस कार्यों की जिम्मेदारी को लेकर उसके साथ खड़ा होता था और तमाम सामाजिक फंक्शनों में उसी रूप में वह एक दूसरे का सहयोग करते थे। तो भारतीय समाज में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था जो है वह भारतीय संस्कृति का एक आधार है। तो यह भी विकल्प था। आश्रम व्यवस्था, गुरुकुल पद्धति भारतीय संस्कृति का आधार था। तो यहां भी जो विकल्प होगा इनमें से सभी, तो यहां आपका विकल्प कौन सा हुआ? इनमें से सभी। पढ़ते हैं। भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा कौन सी है? प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये भी बाधा है। संप्रदायवाद, प्रजातंत्र के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रजातांत्रिक देश के लिए क्षेत्रवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद का विभाजन और इस आधार पर वोट लेना, वोट प्राप्त करना, वह राष्ट्र के हित में नहीं। राष्ट्र के हित में तब होगा जब मानवीय संवेदनाओं को किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का वह अंतिम व्यक्ति जिसे शासन से, सरकार से सहयोग मिलना चाहिए, लेना चाहिए, वह प्राप्त हो उसे, और वह तो प्राप्त मिले और प्राप्त हो और उसकी भी संवेदना ऐसी हो, उस संप्रदाय का, उस जाति का, यह संवेदना मेरी शासन है, मेरा देश है, और यह भाव भी उसके हृदय स्थल से निकले, तभी प्रजातंत्र सही ढंग से चल सकता है। तो प्रजातंत्र में आज जो सबसे प्रमुख बाधा बनी हुई है वह है क्षेत्रवाद की, जातिवाद की, संप्रदायवाद की। तो कहने का मतलब यहां का जो विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। यहां का जो विकल्प है वो क्या है? उपर्युक्त सभी। अगला है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति 1688 में इंग्लैंड में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई? 1688 में। कहां? इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उपनिवेशवाद का संबंध है। अगला हमारा प्रश्न पुनः एक बार और भी पूछ लिया गया है, उपनिवेशवाद का संबंध कहां से है? क्या पूंजीवाद से, साम्राज्यवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद? तो उपनिवेशवाद का जो संबंध है वह साम्राज्यवाद से है। किससे है? साम्राज्यवाद से। अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिकीकरण के क्या परिणाम हैं? आधुनिकीकरण के क्या परिणाम हैं? आधुनिकीकरण में आधुनिकीकरण जो हुआ तो क्या इसमें नए वर्गों का उदय हुआ? क्या नगरीकरण हुआ? क्या तर्कयुक्त क्रियाएं हुई या उपयुक्त सभी? तो आधुनिकीकरण आने से, मॉडर्नता आने से हम अंधकार में नहीं, हम जिस भी विषय बिंदु पर चर्चाएं करते हो अंधकार में नहीं, पारलौकिकता से न बच करके, बल्कि आधुनिकीकरण से तर्कयुक्त क्रियाएं से हम रिलेटिव हुए। कहने मतलब आधुनिकीकरण का परिणाम क्या होगा? नए वर्ग का उदय नहीं, नगरीकरण नहीं, बल्कि तर्कयुक्त क्रियाएं हैं। आधुनिकीकरण आने से क्या हुआ? तर्कयुक्त क्रियाएं क्या का प्रारंभ होता है। किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? आप विकल्प दिया गया है, पहले भी इससे संदर्भित क्वेश्चन आ चुके कि राजा राम मोहन राय किससे रिलेटिव है, तो वहां बताया गया था समाज सुधारक थे। यहां पूछा गया है कि
किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ? समाज में एक कहा जाए वह भी युग था कि जब नारी समाज के द्वारा अपने जीवन को अग्नि की बलवेदी पर चढ़ा करके अपने सतीत्व को परिचय देती थी। ऐसे समाज में घृणित प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा जिनके द्वारा उठाया गया वह थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का जो अंत हुआ वह किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। ज्योतिबा फूले नहीं, विद्यासागर और रविंद्र टंडन। तो यहाँ जो प्रश्न है वह किनके द्वारा किया जाए? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला है, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण। आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो आधुनिकीकरण के लिए क्या जरूरत है और भारत में आधुनिकीकरण के क्या कारण हैं? जो आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, पश्चिमीकरण दिखाई दे रहा है। तो आधुनिकीकरण का होने का जो प्रमुख कारण है, भारत में जो आधुनिकीकरण हुआ इसका प्रमुख कारण अगर हम लोग देखें तो इसमें औद्योगिकरण है, नगरीकरण भी है, पश्चिमीकरण भी दिखाई देता है। तो यहाँ का विकल्प होगा इनमें से सभी। यहाँ का क्या विकल्प होगा? इनमें से सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की विशेषता नहीं है? पहला है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत की विशेषता नहीं है? संस्कृत की विशेषता नहीं है। जो विकल्प दिए गए हैं कौन सी ऐसी है जो संस्कृत की विशेषता के अंतर्गत नहीं रखता? अधिवैयक्तिक, इसे वैयक्तिक, अधिवैयक्तिक उपसर्ग लगा के बनाया गया विशेष वैयक्तिकता से तो संस्कृत है। अनुकूलनशीलता संस्कृत से है। सामाजिक गुण, कौन सी संस्कृत की विशेषता नहीं? सामाजिक गुण जो है, अच्छाइयां, यह संस्कृत की विशेषता नहीं है। सामाजिक गुण जो है यह संस्कृत की विशेषता नहीं है। हो गया? तो संस्कृत की विशेषता में कौन कौन नहीं है? संस्कृत की विशेषता नहीं है सामाजिक गुण। बाकी अधिवैयक्तिक, अनुकूलनशीलता, जैविक उत्तराधिकार, यह एक सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक है, लेकिन सामाजिक गुण या नहीं है। संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृत जो है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इसे किसने कहा? यह एक स्टेटमेंट दिया गया है। पूछा जा रहा है कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह किसने कहा? रास नहीं, स्पेंसर नहीं, हर्ष कोविट्स ने। यह किसने? सोरोकोनी ने भी नहीं कहा। यह किसने कहा? हर्ष कोविट्स ने। हर्ष कोविट्स ने। बढ़े आगे, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज भारत में अगर देखा जाए तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया 1992 में। 73वें द्वारा ग्रामीणों के लिए पंचायत की व्यवस्था की गई, 74वें द्वारा शहरी निकायों के लिए। और इस पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। कितने थी? त्रिस्तरीय। और क्या पूछ रहा है? पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? एक स्तर नहीं,
2 स्तर नहीं बल्कि त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय बेसिक स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और जिले स्तर पर जिला पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर खंड पंचायत। तो किसी पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जो कहा गया है वह कितने हैं? त्रिस्तरीय। अगला देखिएगा, किस वर्ष पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया? किस वर्ष पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया? तो 73वां संविधान जो संशोधन पारित हुआ था 1992 में। कब पारित हुआ? 1992 में। 94 नहीं, 96 नहीं, बल्कि कब पारित हुआ? 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया। अगला प्रश्न है कि पंचायत राज किस सिद्धांत पर काम करता है? पंचायत राज का कार्य करने का जो सिद्धांत है, पंचायत राज व्यवस्थाएं जो कार्य कर रही हैं किस सिद्धांत पर? विकेंद्रीकरण के आधार पर कार्य कर रही है, या केंद्रीकरण के आधार पर, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर, या लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के आधार पर? तो याद रखिएगा, पंचायती राज किस सिद्धांत पर कार्य कर रही है? तो पंचायती राज जो कार्य कर रही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर। इसके आधार पर कार्य कर रही है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर कार्य करती है। अगला है, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा क्या है? यह प्रश्न अभी भी इसके पहले भी बताया गया है कि प्रजातंत्र के लिए, भारत जैसे देश में प्रजातंत्र के लिए आज भी अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख बाधा क्या है? तो सबसे प्रमुख बाधाओं में अगर देखा जाए तो क्षेत्रवाद भी है, जातिवाद भी है प्रजातंत्र के लिए, और संप्रदायवाद भी है। तो कहने का मतलब एक किसी भी प्रजातंत्र के तहत क्षेत्रवाद, संप्रदाय, जातिवाद है, तो यहां का जो विकल्प होगा वह इनमें से सभी। कौन सा होगा? इनमें से सभी। तो यह रहा आपका यहां तक का क्वेश्चन। अगला देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? अगला है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां ला करके उत्पादन को बढ़ाया गया। लेकिन यहां इन क्रांतियों को न पूछ करके केवल पूछा क्या जा रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो क्षेत्र है वह है कृषि उत्पादन। किससे है? कृषि उत्पादन से। तो इसके हरित क्रांति के संपादक अग्रगणी कहा जाए स्वामीनाथन थे। दूध उत्पादन वर्गीज कुरियन थे। तो इस प्रश्नों को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां जो पूछ रहा है वह कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विकल्प आपको क्या देना है? कृषि उत्पादन से है। किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? यहां दिया गया विकल्प बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वह कहां पड़ा? पंजाब में। कहां पड़ा? पंजाब में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं?
अभी हम आपके सामने इसकी व्याख्या रखें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, यहाँ देखिए विकल्प दिया गया है। नॉर्मन बोरलॉग एक दूध से थे, एम.एस. स्वामीनाथन। तो यही हरित क्रांति के जनक हम पहले ही क्वेश्चन बता दिए थे कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। बाकी विकल्प आपके क्या हैं, गलत है। अगला प्रश्न देखिए यहां दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया। हरित क्रांति से लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इस पे नजर रखिएगा, क्योंकि पढ़ाई का दृष्टिकोण प्रश्नों के हल के बाद और निकल आता है। तो यहां पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया। तो भारत में जो हरित क्रांति लागू हुआ वह 1960 एवं 70 के दशक में। कब लागू किया गया, 1960 एवं 70 के दशक में हरित क्रांति को लागू किया गया। आइए, निम्न में क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो यहां देखा जाए कि ग्रामीण समाज की विशेषता क्या नहीं है। कृषि यही है, एक रूपता है, प्राथमिक संबंध भी है, गतिशीलता। ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। तो ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, उसकी क्या नहीं है, गतिशीलता। गतिशीलता ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। हरित क्रांति का मुख्य कारण है, यहां दे रहा है हरित क्रांति का मुख्य कारण है। ग्रामीण समाज की विशेषता क्लियर हो गया है, ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, गतिशीलता। अगला प्रश्न देखें, हरित क्रांति का मुख्य कारक है। हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन बना, क्या है। तो हरित क्रांति का मुख्य कारक उपजाऊ भूमि नहीं, वर्षा ये भी नहीं, शिक्षा ये भी नहीं, बल्कि रासायनिक खाद एवं बीज। हरित क्रांति का मुख्य कारक क्या है, रासायनिक खाद एवं बीज। अगला देखा जाए, एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं। एन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है। प्रश्न दिया जा रहा है, उत्तर एम.एन. श्रीनिवास, जे.एच. हट्टन या सी. दुबे। तो एन इंडियन विलेज के लेखक कौन हैं, एस.सी. दुबे। बाकी आपके विकल्प क्या हैं, गलत हैं। एस.सी. निम्नलिखित कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है। यहां प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है। ग्रामीण समाज में की आज भी विशेषता कौन सी है, कृषि यहाँ की विशेषता है। ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है, कृषि है। कम जनसंख्या पलायन शहरों की तरफ बढ़ रही है। प्राथमिक संबंध उपर्युक्त क्या है, सभी। यह इसकी क्या है, विशेषता है। तो कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है, उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, यह किस सिद्धांत की अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं वह एक सीधी रेखा में होते हैं
और यह जो होता है यह किस सिद्धांत की अवधारणा है? यह किस सिद्धांत की अवधारणा है? यह क्या चक्रीय सिद्धांत की अवधारणा है कि रेखीय सिद्धांत की है कि उद्विकासी है कि जनांकी? तो सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, यह रेखीय सिद्धांत पर आधारित। किस पर है? रेखीय सिद्धांत पर आधारित है। उदारीकरण का संबंध है। उदारीकरण का संबंध किससे है? उदारीकरण आने से क्या हुआ? भारत में भी उदारीकरण की व्यवस्थाएं चली। 1991 के अंतर पी.वी. नरसिम्हा राव वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में उदारीकरण का संबंध शैक्षिक नीति से है कि सामाजिक नीति से है कि उपनिवेशवादी नीति से है, आर्थिक नीतिगत निर्णयों से है? तो उदारीकरण का जो संबंध है वह आर्थिक नीतिगत निर्णयों से है। किससे है? आर्थिक नीतिगत निर्णयों से है। उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं? उदारीकरण के लिए प्रतिकूल प्रभाव क्या है? कृषि संकट। बिल्कुल, उदारीकरण आने से क्या हुआ? कृषि संकट, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लघु उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उदारीकरण के आने से। लघु उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आय में असमानता, अर्थात उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या है? इनमें से सभी, इनमें से जितने हैं सब उदारीकरण पर अपने प्रतिकूल प्रभाव को डाले। निम्नलिखित में से कौन जनसंचार का माध्यम है? आप यहां देखिए, प्रश्न बिल्कुल सरल है कि इनमें जो विकल्प दिए गए हैं इनमें जनसंचार का माध्यम कौन है? दूरदर्शन भी जनसंचार का माध्यम है, दूरदर्शन से जनसंचार का माध्यम है। रेडियो भी जनसंचार का माध्यम है, समाचार भी है। तो इसका यहां का विकल्प क्या होगा? इनमें से सभी। अगला है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दो बार यह प्रश्न पूछा गया है, एक बार इस रूप में, दूसरा पूछा गया है कि सूचना का अधिकार का अधिनियम कब लागू हुआ, किस वर्ष पारित किया गया, कब लागू हुआ? तो भारत में सूचना का जो अधिकार मिला वह 2004 नहीं 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम जब कब लागू किया गया? 2005 में। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो 1930 नहीं, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई, न कि 1947 न तो 1951। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में। चिपको, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है? यहाँ विकल्प दिए गए हैं, इसमें हमें आपको देखना है कि कौन इसमें चिपको आंदोलन से है। पारिस्थितिकी आंदोलन, किसान आंदोलन, दलित आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। तो चिपको आंदोलन जो है वह पारिस्थितिकी आंदोलन से का उदाहरण है। चिपको आंदोलन किसका उदाहरण है? पारिस्थितिकी का उदाहरण है, पारिस्थितिकी का उदाहरण है। अगला, चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था और चिपको आंदोलन के जनक कौन रहे? चिपको आंदोलन सबसे पहले शुरू किसने किया था और चिपको आंदोलन के
जनक कौन थे? दोनों प्रश्न पूछे गए, दोनों का नेचर एक ही है। तो चिपको आंदोलन सबसे पहले शुरू भी किए किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था और यही इसके क्या थे? जनक थे। यह थे जुड़े, लेकिन यहां मूल प्रश्न जनक के रूप में पूछा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस राष्ट्रवादी द्वारा दिया गया? तो भारत स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा भारत में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इसे गोपाल किसले नहीं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह दिया गया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? दक्षिणी अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी का अगर कहा जाए तो यह पहला आंदोलन था, जन आंदोलन, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से दिया गया। और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। यह आंदोलन चला था 1917 में। चंपारण आंदोलन कब चला? 1917 में। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? अगला प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो दहेज निरोधक जो अधिनियम आया है, नहीं 1960 में नहीं बल्कि 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम आया, न कि 1962-63 में। तो दहेज निरोधक अधिनियम कब पास किया गया? 1961 के अंतर्गत दहेज निरोधक अधिनियम को पास किया गया। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। लास्ट प्रश्न है यहां का, लगता है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का संबंध जो है उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है, बाकी गलत है विकल्प। तो चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है उत्तराखंड राज्य से है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। पुनः अगले क्लास में कक्षा 12 के 2024 में आए गए सॉल्यूशनों का यह क्रम जारी रहेगा। तो क्लास को अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।